हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की भूगोल का पहला पाठ है। सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहा जाता है? अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है इस समय, अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं या छोड़ते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारे के पास क्या क्वालिटी होती है? इनकी अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो जो तारे हमको आकाश में दिखाई देते हैं वो सूर्य के तरह ही हैं, लेकिन वो हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि हम उनकी ऊष्मा या उनकी गर्मी और उनके प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते, और इसीलिए वे छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। ये इनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है इंग्लिश में। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है यह। सप्तऋषि या 7 ऋषियों का समूह, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। इसको आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, सांकेतिक तारों को मिलाते हुए अगर एक रेखा खींची जाए तो वो ध्रुव तारे की तरह इंगित करती है। ये है आपका यहाँ पर ध्रुव तारा। अभी तक हम सिर्फ यही जानते थे कि शनि ग्रह के किनारे या चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। देखिए, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। किन ग्रहों के आगे छल्ले हैं? देखिए,
बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, इसके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि किन ग्रहों के किनारे छल्ले पाए जाते हैं, तो वो है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। मीन्स जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। तो ग्रहों के पास क्या होता है? इनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो तारों और ग्रहों में क्या अंतर है? तारों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब हम सौर मंडल के इस चित्र का अध्ययन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। और इस एक ही चित्र में आपको बहुत सारे प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं, जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी क्रम में अरेंज किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले है बुध यहाँ पे, उसके बाद है आपका शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, उसके बाद है आपका यहाँ पर मंगल, और उसके बाद है आपका यहाँ पर बृहस्पति। ये बृहस्पति हो गया। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। बृहस्पति के बाद आपका आता है यहाँ पर शनि, शनि के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद आपका सबसे आखिरी में 8वां प्लैनेट जो है वो है नेपच्यून। अब हम इन ग्रहों के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले बुध, बुध जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यहाँ देखिए, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में यह 88 दिन का समय लेता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन में यह 59 डेज का समय लेता है। उसके बाद आपका आता है शुक्र। शुक्र के बारे में देखिए कि यह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में जो समय लगाता है वो 255 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन में यह 243 दिन, दोनों लगभग आसपास का समय है। अब हम आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी हम देखेंगे, यह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण के लिए 365 दिन का समय लगाती है, और अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए 1 दिन का समय लगाती है, यह 24 घंटे। और यहाँ इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है। पृथ्वी की चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ एक ही चंद्रमा है। हम आते हैं मंगल पे। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के लिए 687 दिन का समय लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए 1 दिन का समय लगाता है। तो अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए पृथ्वी और मंगल दोनों का समय सेम है। और यहाँ चंद्रमा की संख्या कितनी है मंगल की? 2 चंद्रमा है यहाँ पे। और पृथ्वी में कितने चंद्रमा थे? 1 चंद्रमा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी से पहले जो दोनों ग्रह थे बुध और शुक्र, इनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। एक चीज़ यहाँ नोट कर लीजिएगा कि जो ये आपके चारों ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये चट्टानों से बने हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है या ऑप्शन देकर कि कौन से ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं। तो ये जो आंतरिक ग्रह हैं चारों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चट्टानों से बने हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति को। देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में यह 11 साल का समय लगाता है। 11 साल 11 महीने का समय लगाता है।
जो लगभग 12 साल के बराबर है। अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए यह 9 घंटे 56 मिनट का समय लगाता है। देखिए कितनी जल्दी अपने अक्ष पर ही घूर्णन कर लेता है, 9 घंटे 56 मिनट। मतलब यहाँ दिन का जो समय है काफ़ी छोटा होगा। और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं शनि को। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण के लिए 29 साल 5 महीने का समय लगाता है। क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है इसलिए सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण में समय बढ़ता जाएगा। लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। अगर चंद्रमा की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो इस समय बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। उसके बाद हम देखते हैं यूरेनस को। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में यह 84 साल का समय लगाता है। क्योंकि काफ़ी दूर हो चुका है सूर्य से, इसलिए परिक्रमण का समय बढ़ गया है। और अपने अक्ष पर घूर्णन में यह 17 घंटे 14 मिनट का समय लगाता है। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27 है। उसके बाद आपका आता है नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 164 साल का समय लगता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन में यह 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13। यहाँ एक चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, देखिए नीचे की तरफ ये जो आपके चारों ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। इनको जायंट प्लैनेट भी कहा जाता है। ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। ये जो चारों ग्रह हैं कौन से? देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए पहले के जो आपके आंतरिक ग्रह थे वो चट्टानों से बने हुए थे, और जो बाह्य ग्रह हैं वो गैस तथा तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इस फिगर के माध्यम से हम कुछ और चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए शुक्र ग्रह पर दिन सबसे लंबे होते हैं, क्योंकि वह अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए 243 दिन का समय लेता है। कितना? 243 दिन। मतलब वो अपने अक्ष पर घूमने के लिए उसको 243 दिन का समय लगेगा, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर सिर्फ 1 दिन में घूम जाती है। तो इस हिसाब से शुक्र ग्रह पर दिन सबसे लंबे होते हैं। बृहस्पति पर दिन सबसे छोटा होता है, क्योंकि वह अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि बृहस्पति कितना लेता है अपने अक्ष पर घूर्णन के? 9 घंटे 56 मिनट। तो सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होगा? वो होगा आपका शुक्र पे, और सबसे छोटा बृहस्पति पे। तो हम अगर दिनों की अवधि के हिसाब से बढ़ते क्रम में इन ग्रहों को अरेंज करें तो सबसे पहले आपका आएगा बृहस्पति, जिसका सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद है इससे बड़ा आपका शनि, शनि के बाद आपका है नेपच्यून, नेपच्यून के बाद यूरेनस, और उसके बाद पृथ्वी और मंगल, इन दोनों ग्रहों का दिन का आकार बराबर होता है। इसके बाद आपका आता है बुध, और सबसे बड़ा दिन होता है शुक्र का। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेंगे कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो जनरली कन्फ्यूज़न होता है कि शुक्र है या मंगल है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इस चित्र में जो आपको याद रखने चाहिए। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब होता है सैटेलाइट, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो किन ग्रहों के पास अपने चंद्रमा नहीं है? अभी हमने उसको डिस्कस किया था। वो है आपका बुध और शुक्र। मतलब पृथ्वी के पहले जो ग्रह हैं सूर्य की तरफ, उनके पास अपना चंद्रमा नहीं है। अब हम देखते हैं सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं।
उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो सौर मंडल में क्या क्या आता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद सूर्य क्या है? सबसे नज़दीक का तारा है। ये हमने अभी आपको डिस्कस किया था। क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये फिगर को आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी की है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को हटा दिया ग्रहों की श्रेणी से। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका क्या है, वे देखिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इन सभी वर्ड्स का जो पहला अक्षर आप लेंगे तो उनसे ग्रहों का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, माई वेरी एफिशिएंट से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। तो इनकी कक्षा कैसी है? इनकी कक्षा कैसी है? दीर्घवृत्ताकार। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसका शेप और साइज, ठीक है, पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है। उसमें ऑप्शन कई सारे दिए रहते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, ये याद रखिएगा इसको आप, अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो इनको बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया। एक यहाँ पर आप रोचक तथ्य देख लीजिएगा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्ती सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। पृथ्वी, जो कि हमारा अपना ग्रह है, सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी आकार में कौन से नंबर पर आता है, तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। भू आभा मतलब होता है जियोइड शेप। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए वायु और जल उपस्थित है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है।
तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीली दिखाई देती है। यहाँ पर एक रोचक तथ्य देख लीजिएगा आप, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को कितनी देर में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था। पर यहाँ एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यह तिथि इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई 1969। चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो इसका डायमीटर कितना है चंद्रमा का? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये दूरी याद रखिएगा, ये एसएससी वगैरह में कई बार पूछा जा चुका है कि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ हम देखेंगे उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो हम हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूमता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी बीच में है और चंद्रमा उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा अगर हमेशा पृथ्वी को देखना चाहता है तो उसको अपने अक्ष पर भी धीरे धीरे घूमना पड़ेगा जिससे कि वो पृथ्वी को हमेशा देख सके। और इसीलिए वह जब पूरा एक चक्कर पृथ्वी का करेगा तो उसी के दौरान वह अपने अक्ष पर भी एक पूरा चक्कर घूम जाएगा। क्षुद्र ग्रह। अभी क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों की अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कहाँ पाए जाते हैं ये? मार्स और जुपिटर के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाते हैं उनको उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने पर ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर जल जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि एक गर्म होकर जल पृथ्वी पर गिरते हैं। इसी को हम लोग कभी कहते हैं कि तारा टूटकर गिर रहा है, या उसको इंग्लिश में शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। तो ये जो तारा टूट के गिरता है ये क्या होते हैं? ये उल्का पिंड होते हैं जो कि
पृथ्वी के वायुमंडल में आने के कारण उसके घर्षण से गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? रातों में कभी आप जब अमावस्या की रात में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। तो आकाशगंगा क्या है? यह लाखों तारों का समूह है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटा रहे हैं। हम इस चित्र को देख लेते हैं। यह है हमारा पूरा ब्रह्मांड। देखिए, ये पूरा हमारा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं या आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारी, जिसमें हमारी आकाशगंगा जिसको मिल्की वे कहा जाता है। उस आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे सौरमंडल हैं। ठीक है, उसमें हमारा सौरमंडल जिसका नेतृत्व सूर्य करता है, उस सौरमंडल में हमारा पृथ्वी ग्रह है और उस पृथ्वी ग्रह पे हम रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे बाहर क्या हुआ? ब्रह्मांड, उसके अंदर फिर आकाशगंगा, उसके अंदर फिर सौरमंडल, उसके बाद पृथ्वी और उसके अंदर हम जहाँ रहते हैं। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।